हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को। कैसे हैं सभी लोग? एक बार मुझे कमेंट करिएगा कितने लोग प्रेजेंट हैं आज की क्लास में, जिससे आज की क्लास को आगे बढ़ाया जाए। ओके, यू पांडे, देवेंद्र कुशवाहा, रिंकू सोनी, अमित, आ जाइए जल्दी जल्दी से। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेन ऑस्टिन का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट नॉवेल, जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। नॉवेल को डिस्कस करने से पहले हम इसके टाइटल को डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, प्राइड का मतलब यू नो वेरी वेल, किसी को अपने ऊपर अभिमान होना। मोस्टली कैंडिडेट आज के दौर में प्राइड से लेस होते हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से उनके अंदर प्राइड होता ही होता है, जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस के रूप में भी जानते हैं। प्रिजुडिस प्रिजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। क्या होता है? पूर्वाग्रह। अब ये क्या चीज होती है? ट्रेन में सफर करते हुए अक्सर अगर हमको कोई व्यक्ति ऐसा दिख जाए जिसके कपड़े थोड़े से मैले हों, यानी गंदे हों, तो उसको देखने के जस्ट बाद हमारे मन में जो पूर्वाग्रह होगा वो क्या होगा कि ये व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कचरा वगैरह उठाता होगा। अगर कपड़े गंदे होंगे, बहुत ही ज्यादा फटे पुराने, तो ये होता है पूर्वाग्रह। यानी किसी चीज विशेष के बारे में पहले से ही हमारी सोची हुई जो सोच होती है, जो हम उसके प्रति रखते हैं, वही हमारा पूर्वाग्रह यानी कि प्रेजुडिस कहलाता है। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है एक बेनेट फैमिली की, जहां पर 5 लड़कियां हैं। उन 5 लड़कियों में एक लड़की है जिसका नाम है एलिजाबेथ। ठीक है, उसकी कहानी है ये टोटल प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो उसकी कहानी है। उस कहानी में होता क्या है, शुरुआत पे वो अपने यानी उस लड़के से जिससे बाद में वो शादी करती है, उसके बारे में शुरुआत में जो बिहेवियर उसने देखा था, उसको देखकर उसने अपने मन में पूर्वाग्रह कर लिया था कि वो कैंडिडेट जिससे वो आगे चल के शादी करने वाली है, वो एक जिद्दी और हटी एरोगेंट टाइप का कैंडिडेट है। बट फाइनली लास्ट में जब पता पड़ता है, दोनों लोग शादी कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इस कहानी को शुरुआत में जब टाइटल दिया गया था तो द फर्स्ट इंप्रेशन इसका टाइटल रखा गया था। बट बाद में इसको एडिट करने के बाद जेन ऑस्टिन ने इसका नाम रख दिया प्राइड एंड प्रेजुडिस। सो क्लियर हो गया इसका टाइटल और इसका इंट्रोडक्शन? बताइएगा मुझे ना। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। टाइटल में आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं, इसका मतलब क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस क्या है? 1813 में पब्लिश हुआ ये नोवेल है, जिसको हम नोवेल ऑफ मैनर्स बोलते हैं। ठीक है, जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है। इस नोवेल में होता क्या है वो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया है, बट आप लाइन वाइज इसको समझ लीजिएगा। द नोवेल फॉलोज द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ एलिजाबेथ बेनेट। एलिजाबेथ इस कहानी की हीरोइन है, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी आपकी घूमती है। एलिजाबेथ बेनेट, द डायनेमिक प्रोटैगनिस्ट ऑफ द बुक, हु लर्न अबाउट द रिपरकशन ऑफ हेस्टी जजमेंट। यानी कि इसके अंदर जो जल्दबाजी करने की हैबिट थी, किसी को पहचानने की, अपने निर्णय करने की, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया गया है। एंड कम टू अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन सुपरफिशियल गुडनेस एंड एक्चुअल गुडनेस। यानी लोगों के अंदर जो अचानक से दिखने वाली अच्छाई होती है वो, और जो एक्चुअल अच्छाई होती है लोगों के बीच में वो, उसके बारे में ये पूरे नोवेल में सीखती है। ठीक है, चलिएगा तो स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा और समझ लीजिएगा इस कहानी में क्या क्या मिलेगा आपको और कौन कौन है, क्या क्या चीजें हैं। तो इस कहानी के जो फैमिली मेंबर हैं वो है मिस्टर बेनेट। ठीक, मिस्टर बेनेट कौन है? ही इज द ऑनर ऑफ द लॉन्गबर्न स्टेट। लॉन्गबर्न स्टेट के मालिक हैं ये, और हर्टफोर्डशायर में रहते हैं अपनी 5 बेटियों के साथ में। बट हिज प्रॉपर्टी इज एंटेल्ड एंड कैन ओनली बी पास टू बी अ मेल आयर। यानी उसमें ये कंडीशन है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो किसी मेल आयर को, यानी कि पुरुष हायर को भी मिल सकती है। हिज वाइफ आल्सो लेक एन इनहेरिटेंस, सो हिज फैमिली फेसेस बिकमिंग पुअर अपॉन हिज डेथ। Thus, it is imperative that at least one of the daughters marries well to support the others. यानी कि इनकी कंडीशन ये कि इनकी कम से कम एक बेटी की शादी हो जाए, जिससे कि इनकी जो फैमिली इनहेरिटेंस है वो इनको मिल सके और वो इनको सपोर्ट कर सके। विच इज मोटिवेशन दैट ड्राइव द प्लॉट। और यही कहानी है कि इनको एक बेटी की कम से कम शादी करनी है, और यही इस कहानी का प्लॉट है। लेकिन अगर हम देखें तो पूरी कहानी यहीं पर है कि जो मिस्टर बेनेट हैं वो अपनी 5 बेटियों की शादी करना चाहते हैं, यानी अपनी बेटियों को शादीशुदा देखना चाहते हैं।
बट कहानी स्पेशली यही है कि कम से कम एक लड़की की शादी तो हो जानी चाहिए, जिससे इनकी जो प्रॉपर्टी है वो किसी मेल आयर को मिल जाए और क्या हो, वो इसकी फैमिली को सपोर्ट करती रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर्स के बारे में थोड़े से कैरेक्टर को देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले हमें कैरेक्टर्स के बारे में समझ लेना जरूरी है। यहाँ पर आपको दो चीजें समझनी होंगी कि इनकी जो 5 बेटियां हैं उनका सीक्वेंस क्या है, कौन सी बेटी बड़ी है कौन सी बेटी छोटी है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो एलिजाबेथ बेनेट ये आपकी सेकंड एल्डेस्ट डॉटर है, मतलब ऐसे चलेंगे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे करके। तो ये नंबर 1 जो होगी वो सबसे बड़ी होगी, तो ये हमारी जो है एलिजाबेथ बेनेट ये सेकंड डॉटर है, मतलब सेकंड एल्डेस्ट डॉटर है इन द बेनेट फैमिली। एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड क्विक विटेड, यानी कि बहुत जल्दी फैसले लेने वाली है और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। एलिजाबेथ इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये कहानी की हीरोइन है जो अक्सर चीजों को फेस करती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फीमेल कैरेक्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि एलिजाबेथ नाम के काफी सारे आपको इंग्लिश लिटरेचर में कैरेक्टर देखने के लिए मिलती हैं, काफी सारी हीरोइनें देखने के लिए मिलती हैं, तो ये मोस्ट पॉपुलर नेम है इंग्लिश लिटरेचर के लिए। हर एडमायरेबल क्वालिटीज आर न्यूमरस, उसकी काफी सारी क्वालिटीज है, मतलब उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत ही अच्छी क्वालिटीज है। ठीक है, जैसे कि शी इज लवली, क्लेवर एंड इन अ नोवेल डिफाइंड बाय डायलॉग्स, शी कन्वेज द ब्रिलियंटली एज एनीवन, यानी कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा वो यहाँ पर ब्रिलियंट दिखाई गई है। उसकी ऑनेस्टी, वर्च्यू, लिवली विट एंड इनेबल हर टू राइज अबव द नॉनसेंस एंड एवरीथिंग इन द नोवेल दैट प्रिवेड हर क्लास बॉन्ड एंड ऑफन स्पाइटफुल सोसाइटी, मतलब ये बहुत ही ब्यूटियस कैरेक्टर है और सभी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली है। और इसके अंदर जो बैड हैबिट है वो ये कि बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग कर लेती है, मतलब फैसले बहुत जल्दी ले लेती है, यानी कि प्रेजुडिस करने का इसका जो तरीका है वो बहुत ही जल्दी वाला है, बहुत जल्दी लोगों का अवलोकन कर लेती है कि ये ऐसा है और ये वैसा है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बताते हैं इसके बारे में। तो नेवरदलेस हर शार्प टंग एंड टेंडेंसी टू मेक हेस्टी जजमेंट ऑफन लीड हर एस्ट्रे, यानी कि अपनी जल्दबाजी के चक्कर में ये अक्सर गलतियों का शिकार हो जाती है। प्राइड एंड प्रेजुडिस इज एसेंशियली द स्टोरी ऑफ हाउ सी, मतलब एलिजाबेथ एंड हर ट्रू लव डार्सी। जब हम कहानी को आगे बढ़ेंगे कहानी में, तो यहाँ पर जो डार्सी है वो इसका लवर बनेगा और इसी से इसकी शादी हो जाएगी। व्हाट इज बात आगे चल के हम बताने वाले हैं। ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल्स इंक्लूडिंग देयर ऑन पर्सनल फीलिंग्स, शुरुआत में डार्सी और इसके बीच में काफी सारे मतभेद होते हैं, बट फाइनली ये सब कुछ रिकवर हो जाता है और दोनों लोग शादी कर लेते हैं। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एलिजाबेथ मस्ट नॉट ओनली कोप विद द होपलेस मदर, डिस्टेंस फादर, too badly behaved younger siblings and several snobbish antagonizing females, she must also be overcome her own mistaken impression of Darcy। इसकी जल्दबाजी के चक्कर में इसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोसाइटी में इसको कभी कभी थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस होती है, अपनी सिस्टर की अवहेलना भी झेलनी पड़ती है, अपने फादर का थोड़ा सा जो गुस्सा टाइप का जो बिहेवियर है वो भी इसको फेस करना पड़ता है। और फाइनली जो डार्सी है जिसके साथ में इसका आगे चल के अफेयर चलेगा, उसके प्रति इसका जो बिहेवियर है वो इसको काफी ज्यादा मुसीबत में डाल देता है। लेकिन फाइनली इन सारी चीजों से ओवरकम करता हुआ यहाँ पर हमको दिखाया गया कि किस तरीके से वो इन सारी चीजों से बचेगी। विच इनिशियली लीड हर टू रिजेक्ट हिज प्रपोजल, और इसी का रीजन क्या होता है, जब ये शुरुआत में डार्सी से मिलती है एक मीटिंग में, तो शुरुआत में ये डार्सी को रिजेक्ट कर देती है जब डार्सी इसको मैरिज के लिए प्रपोज करता है। हर चार्म आर सफिशिएंट टू कीप हिम इंटरेस्टेड, लेकिन उसकी खूबसूरती काफी अच्छी है जिससे लोग अक्सर उससे अट्रैक्टेड होते रहते हैं। शी नेविगेट्स फैमिलियल एंड सोशल टर्मोइल एज शी ग्रेजुअली कम टू रिकॉग्नाइज द नोबिलिटी ऑफ डार्सीज कैरेक्टर। देखिए फाइनली बाद में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। शुरुआत में जब ये डार्सी से मिलती है, जो इसका लवर है, मतलब फ्यूचर लवर है, उसके प्रति इसका जो रवैया है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो काफी ज्यादा बैड है। ये सोचती है कि वो एक एरोगेंट पर्सन है, क्योंकि एक बार उसने इसके साथ डांस करने से मना कर दिया था। बट फाइनली जैसे जैसे ये सोशल टूर्नामेंट करती है, मतलब मीटिंग करती है, तो डार्सी के बिहेवियर के बारे में उसको पता पड़ता है। डार्सी के जो सर्वेंट है वो इसके डार्सी के बारे में उसको बताते हैं।
तो ये एक दूसरे में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और फाइनली लास्ट में जाके ये शादी कर लेते हैं। तो ये है हमारी हीरोइन का ओवरकम। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं इनकी अगली सिस्टर के बारे में। हमारे पास है जेन बेनेट। मैंने आपको बता दिया, आपको सिस्टर का नंबर याद रखना है। तो एलिजाबेथ बेनेट हमारी कौन से नंबर की सिस्टर थी? दूसरे नंबर की, ऊपर से, मतलब जेन बेनेट हमारी फर्स्ट नंबर की हो गई ये। ठीक है, एलिजाबेथ बेनेट हमारी दूसरे नंबर की हो गई, यानी ये सबसे बड़ी है। एलिजाबेथ बेनेट जिसको हमने डिस्कस किया वो दूसरे नंबर की है। तो जेन बेनेट ये कौन है? द एल्डेस्ट बेनेट सिस्टर, सबसे बड़ी बेटी है ये। शी इज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल यंग लेडी इन द नाइबरहुड and is inclined to see only the good in others, but can be persuaded otherwise on the sufficient evidence. She falls in love with Charles Bingley. ध्यान दीजिएगा, जेन बेनेट जो है इसका जो लव अफेयर होता है वो किसके साथ चलता है? चार्ल्स बिंगले के साथ में। कहानी में बहुत सारे मोड़ आते हैं, बट फाइनली आप ये समझ लीजिए, शी फॉल्स इन लव विद चार्ल्स बिंगले। चार्ल्स बिंगले कौन है? एक रिच यंग जेंटलमैन है जो अभी अभी हार्टफोर्डशायर में आया है, एंड अ क्लोज फ्रेंड ऑफ मिस्टर डार्सी। मिस्टर डार्सी कौन है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना। एलिजाबेथ बेनेट का जो आगे फ्यूचर लवर बनेगा वो मिस्टर डार्सी है, और चार्ल्स बिंगले है, ये काफी ज्यादा पैसे वाला है, और ये जैन बेनेट के साथ में इसका अफेयर चलेगा। बट कहानी में बीच बीच में बहुत सारे सीक्वेंस आते हैं, वो जब प्लॉट समरी होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आप कैरेक्टर्स पर नोटिस करिएगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास है मैरी बेनेट। मैरी बेनेट कौन है? ये मिडिल बेनेट सिस्टर है। यू नो वेरी वेल, टोटल कितनी सिस्टर्स हैं इनकी? 5 सिस्टर हैं, ठीक है ना। अब मिडिल सिस्टर कैसे कहोगे आप? जैसे फर्स्ट नंबर की, सेकेंड नंबर की, थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। ठीक है, तो एलिजाबेथ बेनेट फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। इसके बाद में हमारी जो सेकेंड और जो मैरी बेनेट है ये थर्ड नंबर की, ये हम मिडिल बताएंगे, यानी कि ये लास्ट सेकेंड और ये आपकी लास्ट, ये वाला मिडिल। तो मतलब ये है हमारा मैरी बेनेट थर्ड नंबर की सिस्टर है। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो मैरी बेनेट द मिडिल बेनेट सिस्टर एंड द प्लेनेस्ट ऑफ हर सिबलिंग, सबसे सीधी सादी लड़की है ये सभी में। मैरी हैज अ सीरियस डिस्पोजिशन एंड मोस्टली रीड्स एंड प्लेज म्यूजिक. Although she is often impatient to display her accomplishment and is rather vain about them, she frequently moralizes to her family. According to James Edward Austen Lee, a memoir of John Austen, Mary ended up marrying one of her uncle Phillips. देखिए यहाँ पर एक अकाउंट है, इसको आप खैर छोड़ दीजिए, ये तो यानी कि साइड है इसका, इससे आपको ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हमारी कहानी का जो मेन वो है वो यहाँ तक ही है, ये एडिशनल जानकारी है, इससे आपको ज्यादा लेना देना नहीं है। इसके बाद हमारे पास है थर्ड, ये अलग कैरेक्टर, कैथरीन किट बेनेट, ठीक है, इसको हम किटी के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारी फोर्थ बेनेट डॉटर है, ठीक है, फोर्थ नंबर की। तो ओल्डर देन लीडिया, ध्यान दीजिएगा, अब लीडिया से बड़ी है ये, लीडिया के बारे में मैं आगे बताऊंगा। लीडिया सबसे छोटी बेटी है। तो कैथरीन यानी कि किटी बेनेट ये फोर्थ नंबर की है। सी इज हर शैडो एंड फॉलोज हर इन हर परस्यूट ऑफ द ऑफिसर ऑफ द मिलिटिया. सी इज ऑफन पोर्ट्रेड एज एनवियस ऑफ लीडिया, यानी कि कैथरीन और लीडिया एक दूसरे के साथ रहती हैं, एक तरीके से ये समझ लीजिए, बट अपनी यंगर सिस्टर से कैथरीन थोड़ी सी जेलस फील करती है, and described as silly young woman. However, it is said that she improved when removed from Lydia's influence. According to James Edward ने कहा है कि ऑस्टन लीज a memoir of Jane Austen Kitty later married a clergyman, यानी कि यहाँ पर इनके बारे में थोड़ी सी एडिशनल जानकारी है। आपको मैंने बताया कि इनकी 5 बेटी हैं, बेनेट की 5 बेटी हैं, ठीक है ना। अब 5 बेटी में से आपको एलिजाबेथ बेनेट के बारे में पता पड़ जाता है, और आपको सेकंड डॉटर के बारे में पता पड़ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने कैथरीन के बारे में बताया कि जेम्स एडवर्ड ऑस्टिन बताते हैं कि इनके एक मेमोर में हमने देखा है कि किटी बाद में जो शादी करती है वो किसके साथ में शादी करती है? क्लर्जीमैन के साथ में शादी करती है, ठीक है ना। और ऊपर जो हमने बताया है कि जैन ऑस्टिन के एक मेमोर में देखा है, तो मैरी की जो शादी होती है वो वन ऑफ फिलिप्स अंकल लॉ क्लर्क, यानी कि
एक क्लर्क के साथ में वो शादी करती है जो मैरी टाउन में उसके साथ में रहता है। तो ये एडिशनल जानकारी है जो इस नोवेल में आपको नहीं दिखाई गई। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास है अगला करेक्टर। ये करेक्टर कौन है? ये है लीडिया बेनेट। ये इस फैमिली की सबसे छोटी बेटी है। तो लीडिया इज द यंगेस्ट एंड वाइल्डेस्ट बेनेट डॉटर। सी इज हर मदर्स फेवरेट, यानी कि अपनी माँ की सबसे ज्यादा अच्छी चहेती बेटी है ये। बिकॉज लाइक मिसेज बेनेट सी इज प्रोऑक्युपाइड विद गॉसिप, सोशलाइजिंग एंड मैन, यानी कि इसके अंदर थोड़ी सी खुश मिजाजी टाइप का बिहेव है, हंसी मजाक करती रहती है हमेशा, इसलिए अपनी माँ की ज्यादा चहेती है। लीडिया इज डिस्क्राइब एज हैविंग हाई एनिमल स्पिरिट एंड अ सॉर्ट ऑफ नेचुरल सेल्फ कॉन्शियस। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको नोट करिएगा कि हु इज डिस्क्राइब सच एज द गिवन थिंग्स, हाई एनिमल स्पिरिट एंड अ सॉर्ट ऑफ नेचुरल सेल्फ कॉन्शियस। शी इज अट्रैक्टिव एंड charismatic, but she is also reckless and impulsive, यानी कि इसके अंदर भावनाओं की कमी है थोड़ी सी। लीडियाज बिहेवियर फ्रीक्वेंटली एम्बरेसेस हर ओल्डर सिस्टर, यानी कि लीडिया का जो बिहेवियर है इसके कारण इसकी फैमिली को काफी ज्यादा शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। ठीक है, आगे चल के बताऊंगा रीजन क्या होता है। और इनकी जो सिस्टर है लीडिया की, बाकी की जो बड़ी सिस्टर है उनको भी थोड़ी सी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। Lizzie makes an impression speech about her sister's character. She explained that our respectability in the world must be affected by the wild volatility, the assurance and disdain of all restraint which mark Lydia's character. मतलब लीडिया के अंदर जो भी हैबिट है, लीडिया जो भी काम करती है उसके कारण की फैमिली पे थोड़ा सा धब्बा लग जाता है। And Lizzie also articulate her fear that Lydia is on the road to become a flirt in the roast and meanest degree of flirtation. मतलब ये लोगों के झांसे में भी आ जाती है। एक विकफील्ड नाम का कैंडिडेट है, उसके साथ में इसका फ्लर्ट चलता है। तो लीडिया हैज एन innate tendency toward violent selfish behavior, but as a character she also sheds light on the failing of her parents and the father in particular. Because of her young age and lack of education, Lydia is presented as not entirely culpable for her behavior because she lacks पेरेंटल गाइडेंस एंड डिसिप्लिन, यानी कि उसके पास पेरेंट्स का गाइडेंस नहीं रहता, उसकी एजुकेशन थोड़ी सी कम है और इसी के कारण वो ऐसी छोटी छोटी हरकतें करती रहती है। ठीक है, although Lydia seems initially a harmless and entertaining character, her elopement with Bickham, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके वजह से इसकी फैमिली को थोड़ा सा एम्बेरस फील होता है। तो ये एक आर्मी में कैरेक्टर है, आर्मी मैन है जिसका नाम है विकम। इसके साथ में ये चली जाती है, यानी कि घर छोड़ के चली जाती है, बाद में इसकी शादी इसके साथ में हो जाती है। सो दैट हर सेल्फिश एक्शन कैन कॉज रियल डैमेज, यानी कि इसका जो स्वार्थी स्वभाव है कि ये अपनी फैमिली के प्रति नहीं देखती, अपनी सिस्टर के फ्यूचर के बारे में नहीं देखती और सिर्फ अपने बारे में सोचती है और ये इसके साथ में विक्रम के साथ में चली जाती है, जिससे इनकी फैमिली की रेपुटेशन पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो ये सभी साइड कैरेक्टर हैं, इनके बारे में हमें ज्यादा तो नहीं पढ़ना है, बट इतना समझ लेना है कि किसकी शादी किसके साथ में होती है। तो लीडिया का जो इलॉपमेंट होता है वो लास्ट में इसके साथ में हो जाता है। ठीक है, बाकी की सारी चीजें आप इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। ठीक, नेक्स्ट वन हमारे पास एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है फिटिज विलियम डार्सी। फिटिज विलियम डार्सी कौन है? ये कहानी का प्रोटोगनिस्ट है, इसको ऐसे समझ लीजिए, मतलब ये भी कहानी का एक हीरो है। द सन ऑफ वेल्दी वेल इस्टेब्लिश्ड फैमिली एंड द मास्टर ऑफ ग्रेट स्टेट ऑफ पेम्बरली। ये किस स्टेट का मालिक है? पेम्बरली स्टेट का मालिक है, ये आपको ध्यान रखना है। डार्सी इज एलिजाबेथ मेल काउंटर पार्ट, यानी एलिजाबेथ वेनेट जो है इस आगे चल के फ्यूचर में ये इसकी वाइफ बनती है, यानी कि एलिजाबेथ वेनेट फिटिज विलियम डार्सी की वाइफ बनेगी, इन दोनों की शादी होगी। The narrator relates Elizabeth's point of view of event more often than Darcy's. So Elizabeth often seems a more sympathetic figure. The reader eventually realizes, however, that Darcy is her ideal match. यानी कि जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हम शुरुआत में तो ऐसा देखते हैं कि डार्सी और एलिजाबेथ की जोड़ी परफेक्ट नहीं है, बट फाइनली जब कहानी आगे बढ़ती है
तो डार्सी की जो हैबिट है, जो आइडियलिस्टिक चीजें हैं वो हमें दिखाई देती हैं, और बाद में हमें समझ में आता है कि एलिजाबेथ बेनेट और डार्सी इन दोनों का मैच परफेक्ट रहेगा, और फाइनली शादी भी होती है। ठीक है, तो ये इसके बाद में हम इसके प्लॉट पे चलेंगे। इसको मैं शॉर्ट में समझा दूंगा, ठीक है ना, इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ, वैसे तो शुरुआत में समझा दिया है। इन दोनों के बीच में कहानी इतनी होती है कि ये एक मीटिंग में मिलते हैं, चार्ल्स बिंगले के साथ में आते हैं डार्सी। तो डार्सी यानी कि चार्ल्स बिंगले और जेन दोनों डांस करते हैं, और एलिजाबेथ बेनेट डांस करने के लिए कहती है किससे, डार्सी से। डार्सी मना कर देता है। तो वही इंप्रेशन जेन यानी कि एलिजाबेथ बेनेट के ऊपर पड़ता है कि जो डार्सी है वो काफी ज्यादा एरोगेंट पर्सन है। लेकिन धीरे धीरे सोशल एनकाउंटर जब होते हैं तो चार्ल्स जो डार्सी है उसके बीच में और एलिजाबेथ बेनेट के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ होती है, और फाइनली दोनों एक दूसरे को समझना स्टार्ट करते हैं और उनकी शादी हो जाती है। बस यही इनकी परफेक्ट चीज है, बाकी की सारी चीजों को आप साइड में रख के यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ने के लिए तो काफी सारी चीजें हैं। इसके बाद में जॉर्जियाना डार्सी, इनकी जो इंपोर्टेंट चीज है वो आप समझ लीजिएगा। जॉर्जियाना इज मिस्टर डार्सीज क्विट एमिएबल एंड साइन यंगर सिस्टर। हम इसको वन पॉइंट में कहें तो ये मिस्टर डार्सी की छोटी सिस्टर है, ठीक है, जिसके पास जिसके जो यानी जब शादी होगी तो इसको इतना डॉरी दिया जाएगा, 30,000 पाउंड, ठीक है, एंड इज एज्ड बेयरली 16 व्हेन द स्टोरी बिगिंस। जब इस कहानी की शुरुआत होती है तो इसकी एज कितनी होती है, 16 साल इसकी एज होती है। And when still 15, Miss Darcy almost eloped with Mr. Wickham। देखिए, जब ये 15 साल की थी तो जिसके साथ में लीडिया इलोप हुई थी मिस्टर विकहम के साथ में, इसके साथ में मिस्टर डार्सी की जो बहन है जॉर्जिना डार्सी, ये भी चली गई थी। ठीक है, 15 साल की थी तब ये चली गई थी, यानी घर छोड़ के इसके साथ में इलोपमेंट इसका हो गया था। इसी के कारण मिस्टर डार्सी और विकहम दोनों के बीच में, और बोल सकते हैं एक तरीके का बैड इंपैक्ट रहा, और दोनों के बीच अच्छी खासी तनातनी हो गई थी, दोनों के बीच में बनती नहीं थी। What was saved by her brother, whom she idolized, thanks to years of tutelage under master. She is accomplished at the piano, singing, playing the harp, and drawing and modern languages, and is thereafter described as Caroline Bingley's idea of an accomplished woman. इसकी कहानी यही है कि जब ये कहानी बैकग्राउंड में चलेगी तो हमको बताया जाएगा मिस्टर डार्सी के द्वारा कि मिस्टर डार्सी की एक बहन है जिसका नाम है जॉर्जिना डार्सी, जिसके साथ में मिस्टर विकहम एक बार इलोप हो चुके हैं, जिसके कारण इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है मिस्टर डार्सी और विकहम के बीच की वो खत्म हो गई थी। ठीक, इसके बाद में हमारे पास है नेक्स्ट कैरेक्टर। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास जेन बेनेट। जेन बेनेट एंड चार्ल्स बिंगले। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है जेन बेनेट कौन है और चार्ल्स बिंगले कौन है, बट हम इनको फाइनली एक साथ डिस्कस करेंगे। तो एलिजाबेथ्स ब्यूटीफुल एल्डर सिस्टर एंड डार्सीज वेल्दी बेस्ट फ्रेंड, यानी कि चार्ल्स बिंगले कौन है, डार्सी का बेस्ट फ्रेंड है, और जेन बेनेट कौन है, एलिजाबेथ की ब्यूटीफुल एल्डर सिस्टर। तो जेन एंड बिंगले इंगेज इन अ कोर्टशिप, इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। That occupies a central place in the novel. They first meet at the ball in Marytown. मैरीटाउन में होने वाली एक मीटिंग में दोनों की मुलाकात होती है, एंड एंजॉय एन इमीडिएट म्यूचुअल अट्रैक्शन, वहीं पर इन दोनों में प्यार हो जाता है। दे आर स्पोकन एज पोटेंशियल कपल थ्रू आउट द बुक लॉन्ग बिफोर एनीवन इमेजिन्स दैट डार्सी एंड एलिजाबेथ माइट मैरी। यानी जब हमें कहानी में ऐसा लगता है कि डार्सी और एलिजाबेथ का कुछ नहीं हो सकता, उससे पहले हमें पूरी कहानी में जेन बेनेट और चार्ल्स बिंगले की ही लव स्टोरी पूरी चलती हुई दिखाई देती है कि जेन बेनेट और चार्ल्स बिंगले की कहानी ही आगे प्रोसीड की जाएगी। लेकिन फाइनली जब ये एक जगह पर मिलने के लिए जाती है तब वहां से आपकी डार्सी और एलिजाबेथ की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। ठीक, इसके बाद में चलते हैं थोड़ा सा आगे नेक्स्ट कैरेक्टर पे, कैरोलिन बिंगले। कैरोलिन बिंगले के बारे में समझ लीजिएगा। तो ये कौन है, ये स्नोबेट सिस्टर है चार्ल्स बिंगले की। चार्ल्स बिंगले की जिसके साथ में जेन बेनेट का लव अफेयर चलता है, उसकी सिस्टर है। कैरोलिन बिंगले शुरुआत में जेन बेनेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और
She is with a fortune of 20,000 pounds. Miss Bingley harbors a design upon Mr. Darcy and thereafter jealous of growing attachment to Elizabeth. इसकी खासियत यह है कि ये जो डार्सी है जो एलिजाबेथ के साथ में बाद में लव अफेयर में चलेगा, तो कैरोलिन बिगले मिस्टर डार्सी से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है और इससे शादी करना चाहती है। लेकिन जब एलिजाबेथ की एंट्री डार्सी के जीवन में होती है तो कैरोलिन बिगले एलिजाबेथ बेनेट से काफी ज्यादा जेलस फील करती है। शी अटेम्प्ट टू डिस्यूड मिस्टर डार्सी फ्रॉम लाइकिंग एलिजाबेथ बाय रिडिकुलिंग द बेनेट फैमिली एंड क्रिटिसाइजिंग एलिजाबेथ्स इंपोर्टेंट कंपार्टमेंट। यानी कि जिस तरीके से एक व्यक्ति को जब दूसरे से प्रॉब्लम होती है तो उस तरीके से इसको भी एलिजाबेथ से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। इसने क्या किया, इसने चार्ल्स डार्सी से एलिजाबेथ के बारे में काफी सारी बुराई की और जो बेनेट फैमिली है उसके बारे में काफी सारा क्रिटिसाइज किया कि ये फैमिली ऐसी है, इससे ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना है। बट लेकिन इसका ज्यादा इम्पैक्ट डार्सी के ऊपर नहीं पड़ता। ठीक है, तो मिस बिंगले आल्सो डिसअप्रूव ऑफ हर ब्रदर्स स्टीम फॉर जैन बेनेट एंड देखिए जैन बेनेट चार्ल्स बिंगले से प्यार करती है, यू नो वेर, ठीक है, लेकिन जैन बेनेट को ये पसंद नहीं करती क्योंकि जैन बेनेट कौन है, ये एलिजाबेथ बेनेट की सिस्टर है। और ये पसंद क्यों नहीं करती है, क्योंकि एलिजाबेथ बेनेट डार्सी से अट्रैक्टेड होती हुई दिखाई दे रही थी। इसके कारण वो जैन बेनेट से भी जेलसी रखती है कि जैन बेनेट कहीं जो चार्ल्स बिंगले है उससे शादी नहीं कर ले। ये थोड़ी सी जेलसी है कहानी में और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे, मिस्टर बेनेट। तो मिस्टर बेनेट के बारे में सिर्फ 2 पॉइंट में समझाएंगे। मिस्टर बेनेट कौन है? मिस्टर बेनेट इन 5 लड़कियों के पापा हैं। तो मिस्टर बेनेट इज द पैट्रिच ऑफ द बेनेट हाउस होल्ड, द हस्बैंड ऑफ मिसेस बेनेट एंड द फादर ऑफ जेन, एलिजाबेथ, लेडिया, किटी एंड मेरी। यानी इन 5 लड़कियों के ये फादर हैं। ही इज अ मैन ऑफ ड्राइविंग टू एक्सप्रेशन बाय हिज रिडिकुलसनेस वाइफ एंड डिफिकल्ट डॉटर्स। इसके बाद में हम बात करेंगे इनकी वाइफ के बारे में। इनकी वाइफ कौन है? तो मिसेस बेनेट को समझ लीजिएगा, ये इन 5 लड़कियों की माँ है। तो मिसेस बेनेट इज अ miraculously tiresome character, noisy and foolish. She is a woman of consumed by the desire to see her daughters married. इनके अंदर एक ख्वाहिश रहती है कि ये अपनी बेटी की किसी तरीके से शादी करवा दें और कोई खास इनके पास वजह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास कैरेक्टर है, जस्ट मिनट, शार्लोट लुकस। शार्लोट लुकस को समझ लीजिएगा। तो शार्लोट कौन है? She is initially described as a sensible, intelligent woman. शुरुआत में इसको इंटेलिजेंट वुमन के तौर पे डिस्क्राइब किया गया है। Who was Elizabeth's intimate friend, यानी कि एलिजाबेथ बेनेट की ये फ्रेंड होती है। कौन? शार्लोट लुकस। ध्यान दीजिएगा। Because of this intelligence, Elizabeth assumed that Charlotte share her values, even though Charlotte is actually much more pragmatic and even cynical. और एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो शार्लोट मेक अ सीरीज ऑफ स्पीचेस एक्सप्लेनिंग दैट हैप्पीनेस इन मैरिज इज एंटायरली, ये सीरीज है स्पीचेस की, आप इसको ध्यान रखिएगा। एंड हाईलाइटिंग द इंपोर्टेंस ऑफ चूजिंग अ पार्टनर हु कैन प्रोवाइड इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी, यानी ये बताती है कि ऐसा पार्टनर हमको चुनना चाहिए जो हमको क्या कर सके, इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सके। एलिजाबेथ जेंटली रिब्यूक हर एक्सप्लेनिंग दैट you know it is not sound and would never behave in this way yourself. ये जो यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए हैं मैंने, ये इनकी स्पीचेज हैं, आप इनको याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले कैरेक्टर पे। आगे कैरेक्टर है हमारे पास जॉर्ज बिकंगम। ये इंपोर्टेंट कैरेक्टर है, इसको तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो जॉर्ज बिकम कौन है? बिकम हैज बीन एक्वेंटेड विद मिस्टर डार्सी सिंस इन्फेंसी, बीइंग द सन ऑफ मिस्टर डार्सीज फादर स्टीवर्ट, यानी कि ये डार्सी के पिता के स्टीवर्ट, यानी कि इनके घर में जो एक काम करने वाला व्यक्ति था उसका बेटा होता है जॉर्ज बिकम, एंड ऑफिसर इन द मिलिटिया। और ये किसमें है? मिलिट्री में है जॉर्ज बिकम, ध्यान रखिएगा। ही इज सुपरफिशियली चार्मिंग एंड रैपिडली फॉर्म्स एन अटैचमेंट विद एलिजाबेथ बेनेट। He later runs off with Lydia.
शुरुआत में जब हम देखते हैं तो इसको एलिजाबेथ बेनेट से थोड़ा सा अट्रैक्शन है, बट एलिजाबेथ बेनेट किसी को भी ज्यादा नोटिस नहीं देती। इस वजह से बाद में किसके साथ में इलोप हो जाता है, एलिजाबेथ की जो सबसे छोटी सिस्टर होती है लिडिया, उसके साथ में, विद नो इंटेंशन ऑफ मैरिज। और ध्यान दीजिएगा, शादी का कोई इरादा नहीं होता है, विच वुड हैव रिजल्टेड इन हर एंड हर फैमिलीज कंप्लीट डिस्ग्रेस। और दैट इज वाई, यही रीजन होता है कि एलिजाबेथ और एलिजाबेथ की सभी सिस्टर्स और उसकी पूरी फैमिली एम्बेरस फील करती है कि लिडिया इलोप कर जाती है, और इसके एवज में उसको डॉरी भी देनी पड़ती है, थोड़ा सा मुआवजा भी देना पड़ता है। तो डार्सी इंटरवेंशन टू ब्राइब बिकम मम टू मैरी हर बाई पेइंग ऑफ हिज इमीडिएट डेब्ट्स। जब सभी लोगों को पता पड़ जाता है कि विक्रम के साथ में लिडिया भाग गई है, चली गई है, छोड़ गई है किसी को, तो डार्सी क्योंकि एलिजाबेथ बेनेट से प्यार करना स्टार्ट करता है, इस वजह से वो विक्रम से ये कहता है कि भाई तुम इससे शादी कर लो लिडिया से, ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि इस फैमिली की जो रेपुटेशन है वो खराब नहीं होगी। तो वो कहता है मैं शादी तो कर लूंगा बट मुझको एक एन्युटी चाहिए, सालाना इनकम चाहिए। तो डार्सी अपनी जेब से उसको सालाना सैलरी के तौर पे देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक, ये कैरेक्टर है इसका। इसके बाद में है हमारे पास मिस्टर विलियम कॉलिंस। मिस्टर विलियम कॉर्नेट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फिगर है इस कहानी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मिस्टर कॉलिंस इज मिस्टर बेनेट्स डिस्टेंट सेकंड कजिन, ठीक है ना, विलियम कॉलिंस का ये कजिन है, क्लर्जीमैन है, एंड द करेंट आयर ऑफ प्रिजम्पटिव टू हिज एस्टेट लॉन्गबर्न हाउस, और लॉन्गबर्न हाउस का ये मालिक है। ही इज एन ऑब्सिक्यस एंड पोम्पस मैन prone to making long and tedious speeches, who is excessively devoted to his patroness Lady Catherine Deborah। यानी कि लेडी कैथरीन डिबोरा इसके प्रति काफी ज्यादा समर्पित रहता है, इसके लिए एक तरीके से काम करता है, समझ लीजिएगा। लेडी कैथरीन डिबोरा कौन है ये समझ लीजिए। तो ओवर बियरिंग आंट ऑफ मिस्टर डार्सी, मिस्टर डार्सी की ये आंट है। लेडी कैथरीन इज अ वेल्दी ऑनर ऑफ रोजिंग पार्क, ये रोजिंग पार्क नाम का जो स्टेट है उसकी मालकिन है। वेयर सी रिसाइड विद हर डॉटर एनी एंड इज फॉन्ड अपॉन बाय हर रेक्टर मिस्टर कॉलिन, और जहां पर जो मिस्टर कॉलिन है यानी कि जो पादरी है एक तरीके से वहां पर रहते हैं। सी इज हॉटी पॉम्पस डोमिनियन एंड हैज लॉन्ग प्लान टू मैरी ऑफ हर शिकली डॉटर टू डार्सी, ये अपनी डॉटर की शादी डार्सी से करवाने की प्लानिंग में रहती है। एंड यूनाइट देयर टू ग्रेट स्टेट क्लेमिंग इट टू बी द डियरेस्ट विश टू बोथ हर एंड लेट सिस्टर लेडी एने डार्सीस। यानी कहने का मतलब यह है कि अपनी बेटी की शादी लेडी कैथरीन डिबोरा डार्सी के साथ में करवाना चाहती है, क्योंकि डार्सी भी काफी पैसे वाला कैंडिडेट होता है और ये भी पैसे वाली है। ये चाहती है कि दोनों की जो स्टेट है वो मिलकर एक हो जाए और एक बड़ा पार्ट हो जाए। इसके बाद में हमारे पास है एक और कैरेक्टर कॉलन फिट्जविलियम, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। तो कॉलन फिट्जविलियम कौन है? कॉलन फिट्जविलियम इज द यंगेस्ट सन ऑफ एन अर्ल एंड द नेफ्यू ऑफ लेडी कैथरीन डिबोरा। इतना ध्यान रखिएगा, ये लेडी कैथरीन का कजिन है, सॉरी नेफ्यू है, एंड डार्सी। दिस मेक हिम द कजिन ऑफ एने डिबोरा एंड द डार्सी सिबलिंग फिट्जविलियम एंड जॉर्जिनिया। ही इज अबाउट 30 ईयर्स, इसकी उम्र लगभग 30 साल की है, ये आपको याद रखना है। एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नोवेल ही इज द कॉग्रेजियन ऑफ मिसेस जॉर्जिनिया डार्सी along with his cousin Mr. Darcy. According to Colin Fitzwilliam, as a young son he cannot marry without thought to his prospective bride Jory। इसकी हैबिट ये है कि ये चाहता है कि इसको दहेज मिल जाए, डॉरी मिल जाए, ठीक है, बस ये है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ माइनर कैरेक्टर भी हैं। मिस्टर एडवर्ड गार्डनर एंड मिसेस गार्डनर। एडवर्ड गार्डनर इज मिसेस बेनेट्स ब्रदर, इतना आप याद रखेंगे, बेनेट के ब्रदर हैं। एंड अ सक्सेसिव ट्रेड्समैन ऑफ सेंसिबल एंड जेंटलमैनी कैरेक्टर, ठीक है, ज्यादा बड़ा कैरेक्टर नहीं है इनका, कुछ खास नहीं है। चलिए, तो ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट कैरेक्टर थे। अब देखिए इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको याद क्या रखने हैं। कैरेक्टर्स की तो भरमार रहती है जेन ऑस्टिन के नोवेल में।
आपको इंपोर्टेंट कैरेक्टर याद रखना है, चार्ल्स बिंगले, ठीक है, डार्सी और एलिजाबेथ बेनेट, लीडिया और जेन, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। इनके अलावा ज्यादा कैरेक्टर्स पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे वो मोस्टली एलिजाबेथ बेनेट से और आपके डार्सी और चार्ल्स बिंगले से बनते हैं, ठीक है। बाकी के तो सभी माइनर कैरेक्टर हैं, वहां से क्वेश्चन कभी कभी बनता है। तो ये सभी कैरेक्टर यहाँ पे लिख दिए, आप चाहो तो इनको लर्न कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कहानी स्टार्ट होती है आपकी कहां से? अब मैं इसका प्लॉट आपको सुना देता हूँ। प्लॉट बेसिकली क्या है, बहुत ही सिंपल प्लॉट है और बड़ी आसान सी भाषा में आप इसको समझ जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है यहां से कि जो टाउन है, ठीक है ना, चलिए इसको शुरुआत से समझ लीजिएगा। टाइम है आपका 19वीं सेंचुरी का, ठीक है, 19वीं सेंचुरी का टाइम है। द बेनेट फैमिली लिव्स एट देयर लॉन्गबोर्न एस्टेट। बेनेट फैमिली अपने लॉन्गबोर्न एस्टेट में रहती है, जो कि मैरीटाउन नाम का एक टाउन है, उसके पास में है, हर्टफोर्डशायर, और ये कहां पर है? इंग्लैंड में। द बेनेट्स हैव 5 अनमैरिड डॉटर्स, इसमें सबसे बड़ी डॉटर का नाम है, सॉरी, फ्रॉम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, सबसे बड़ी डॉटर का नाम है जेन, इसके बाद है एलिजाबेथ बेनेट, इसके बाद में मैरी बेनेट, इसके बाद में कैथरीन यानी कि किटी, और इसके बाद में लीडिया बेनेट, ठीक है। डॉटर्स को आप लोग सीक्वेंस से याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। इसको हम कैथरीन बेनेट के नाम से भी जानते हैं, बट आपका जो शॉर्ट नेम है किटी है। एंड मिसेस बेनेट इज डेस्परेट टू सी देम ऑल मैरिड, यानी कि इनकी जो माँ है वो ये चाहती हैं कि इन 5 बेटियों की शादी हो जाए। तभी कहानी में क्या होता है, द अराइवल ऑफ मिस्टर बिंगले, जिनको हम चार्ल्स बिंगले के नाम से जानते हैं। ये कौन है? एक रिच बैचलर हैं, जो अभी अभी यहीं पर पड़ोस में नेदरफील्ड स्ट्रीट में रहने के लिए आए हैं। इनके कारण जो मिसेस बेनेट हैं, इनको एक उम्मीद जगती है कि चलो कोई व्यक्ति आया है, काफी पैसे वाला है, शायद उसमें यानी कि उनकी किसी एक बेटी की उससे शादी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो पैसे वाला व्यक्ति है। उनकी एक टेंडेंसी है, उनको एक फेथ है, एक भरोसा है, और उनका मानना ये है कि इट इज ट्रुथ यूनिवर्सली, यानी कि ये एक सार्वभौमिक सत्य है, acknowledge that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife, यानी कि इनका एक बिलीफ है, ये सोचती हैं कि दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला हो, जिसके पास धन संपत्ति बहुत सारी हो, तो अवश्य ही वो ऐसा व्यक्ति होगा जिसको एक पत्नी की आवश्यकता होगी। तो हो ना हो चार्ल्स बिंगले बैचलर हों, और अगर ये बैचलर होंगे तो हमारी किसी न किसी एक बेटी से तो ये शादी कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब क्या होता है, कहानी में एक पार्टी होती है, ठीक है, एट अ बॉल द फैमिली इज इंट्रोड्यूस टू द नीदरफील्ड पार्टी इंक्लूडिंग मिस्टर बिंगले, जहां पार्टी में इसको कौन मिलता है? चार्ल्स बिंगले मिलते हैं, चार्ल्स बिंगले की 2 बहनें मिलती हैं, और मिस्टर डार्सी मिलते हैं, ठीक है। डार्सी कौन है? डार्सी चार्ल्स बिंगले का क्लोज फ्रेंड है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो मिस्टर बिंगलेज फ्रेंडली एंड चीयरफुल मैनर अर्नड हिम पॉपुलरिटी अमंग द गेस्ट। चार्ल्स बिंगले का जो बिहेवियर है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, जिसके कारण इनकी जो पॉपुलरिटी है टाउन में काफी ज्यादा लोग इनको पसंद करते हैं। ही अपीयर्स इंटरेस्टेड इन जेन, और ऐसा लगता है कि जेन के साथ में इनका काफी ज्यादा लगाव हो गया है, जेन को ये पसंद करना शुरू कर चुकी है। जेन कौन है? द एल्डेस्ट बेनेट डॉटर, ठीक है। मिस्टर डार्सी रेपुटेटेड टू बी ट्वाइस एज वेल्दी एज मिस्टर बिंगले। अगर हम बात करें मिस्टर डार्सी की, तो डार्सी चार्ल्स बिंगले से 2 गुने ज्यादा पैसे वाले हैं, ठीक है, 2 गुने ज्यादा पैसे वाले हैं, यानी कि ज्यादा पैसे वाले हैं। एंड हॉटी एंड अलूफ causing a decided dislike of him. He declines to dance with Elizabeth, the second eldest Bennet daughter.
जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि एलिजाबेथ बेनेट से डांस करने के लिए पूछती है, लेकिन ये डांस करने से मना कर देता है और क्या बोलता है, शी इज नॉट हैंडसम, मतलब वो कुछ खास सुंदर नहीं है, इसके लिए मैं उसके साथ डांस नहीं कर सकता। यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है डिसलाइकिंग की, ठीक है, यहीं से कहानी हो जाती है डिसलाइकिंग की स्टार्ट। तो एलिजाबेथ बेनेट मिस्टर डार्सी को नापसंद करना स्टार्ट करती है। उसे ऐसा लगता है कि मिस्टर डार्सी जो है वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हैं, ठीक है, लेकिन although she jokes about it with her friend Elizabeth is deeply offended, और इस चीज की मजाक मजाक में हंसी भी उड़ाती है कि देखो उसने ऐसा कह दिया है कि मैं खूबसूरत नहीं हूं, बट मन ही मन में उसको काफी ज्यादा चोट लगती है, वो काफी ज्यादा दुखी होती है, काफी ज्यादा बैड फील करती है। कहानी आगे बढ़ती है, थोड़ी सी दिन गुजरते हैं। तो डेस्पाइट दिस फर्स्ट इंप्रेशन कौन सा, कि मिस्टर डार्सी एक अकड़ू स्वभाव के व्यक्ति हैं, एरोगेंट पर्सन है। इस लीड के साथ में डार्सी सीक्रेटली बिगिंस टू फाइंड हिमसेल्फ ड्रॉन टू एलिजाबेथ। जो डार्सी है, मिस्टर डार्सी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एलिजाबेथ बेनेट के प्रति अट्रैक्टेड होते जाते हैं एज दे कंटिन्यू टू इनकाउंटर ईच अदर एट सोशल इवेंट्स। जैसे जैसे वो किसी सामाजिक कार्यक्रम में कभी कभार मिलते हैं तो डार्सी एलिजाबेथ बेनेट के प्रति काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, उसको एप्रिसिएट करते हैं और कुल मिला के काफी ज्यादा फ्रैंक होते हैं उससे। तो जेन्स फ्रेंडशिप विद मिस्टर बिंगले, इधर जो उसकी एल्डेस्ट सिस्टर है एलिजाबेथ की, ठीक है ना, जैन बेनेट, उसकी जो फ्रेंडशिप है वो मिस्टर बिंगले से, चार्ल्स बिंगले से और गहरी होती चली जाती है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे क्या होता है, तो आल्सो कंटिन्यूस टू बर्ग्यू एंड जेन पेज अ विजिट। इसके बाद में जो जेन बेनेट है वो चार्ल्स बिंगले से मिलने के लिए उनकी मेंशन पे जाती है। मेंशन का मतलब उनका जो बेंगलो है वहां पर उससे मिलने जाती है। तो ऑन हर जर्नी टू द हाउस शी इज कॉट अ डाउनफॉल एंड कैचेज इल, यानी कि जब वो चार्ल्स बिंगले से मिलने के लिए उसके घर जाती है तो वो भीग जाती है और वो बीमार पड़ जाती है। इसके कारण उसको नीदर फील्ड में वहीं पे रुकना पड़ता है, काफी सारे दिन उसे वहां पर स्टे करना पड़ता है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू टेंड टू जेन की देखभाल करने के लिए एलिजाबेथ उसी कीचड़ भरे हुए फील्ड से, पानी भरे हुए फील्ड से और वहां पर जाती है जहां पर जो जेन है चार्ल्स बिंगले के साथ में मेंशन पे रुकी हुई थी, ठीक। Elizabeth hikes through muddy fields and arrives with a spattered dress, much to the disdain of the snobbish मिस बिंगले। मिस बिंगले कौन है, चार्ल्स बिंगले की सिस्टर है, ठीक है। तो मिस बिंगले, चार्ल्स बिंगले सिस्टर, मिस बिंगले स्पाइट ओनली इंक्रीज। अब देखिए मिस बिंगले कौन है, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो ओनली इंक्रीज व्हेन शी नोटिस दैट डार्सी, जो डार्सी चार्ल्स बिंगले का फ्रेंड है, उसके साथ में जब उसको ऐसा लगता है कि डार्सी एलिजाबेथ बेनेट के प्रति काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होता जा रहा है, तो मिस बिंगले यानी चार्ल्स बिंगले की जो सिस्टर है वो काफी ज्यादा जेलस फील करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां तक कहानी आपको समझ में आई। कहानी बहुत ही सिंपल है, एक तरीके से रियल लाइफ लव स्टोरी आप इसको समझ लीजिए, है ना। तो मिस बिंगले को काफी जेलस फील होता है क्योंकि डार्सी जब एलिजाबेथ वहां पर गई थी तो डार्सी उससे अट्रैक्टेड हुआ और इस कारण इसको काफी बुरा लग रहा था। इसके बाद में बढ़ते हैं नेस। आगे क्या होता है, व्हेन एलिजाबेथ एंड जेन रिटर्न होम, जब जेन को लेकर एलिजाबेथ घर आती है, दे फाइंड मिस्टर कॉलिंस विजिटिंग देयर हाउस होल्ड। तो उन्होंने देखा कि मिस्टर कॉलिंस उनके घर पे आए हुए हैं। एक सेकंड, कौन है ये, चलिए कोई नहीं। हाँ, तो व्हेन एलिजाबेथ एंड जेन रिटर्न होम दे फाइंड मिस्टर कॉलिंस विजिटिंग देयर हाउस होल्ड। तो वे देखते हैं कि जो मिस्टर कॉलिन है वो उनके घर पे आए हैं। मिस्टर कॉलिन इज अ यंग क्लर्जीमैन, जिसको मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया है। जब भी कहीं पर परेशानी हो वहीं पर कैरेक्टर्स को देख लीजिएगा। तो मिस्टर कॉलिन इज अ यंग क्लर्जीमैन हु स्टैंड टू इनहेरिट
मिस्टर बेनेट्स प्रॉपर्टी। इनके माइंड में ये है कि ये मिस्टर बेनेट की प्रॉपर्टी को ले लेंगे, ठीक है। विच हैज बीन एंटेल्ड, मीनिंग दैट इट कैन ओनली बी पास डाउन टू अ मेल आयर्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मिस्टर बेनेट की जो फैमिली है वो किसी ऐसे व्यक्ति को ही ट्रांसफर होगी जो मेल होगा, मतलब पुरुष होगा। तो ये इस प्लानिंग के साथ में वहां गए हैं कि किसी एक लड़की से शादी कर लेंगे, बड़ी लड़की से कर लेंगे, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो उन्हें मिल जाएगी, ठीक है। सो मिस्टर कॉलिन इज अ पॉम्पस फूल दो ही इज क्वाइट एम्फेल्ड बाय द बेनेट्स गर्ल। हालांकि ये थोड़े से बेवकूफ तरीके के आदमी है, बट बेनेट्स गर्ल यानी कि जो बेनेट सिस्टर हैं उनसे काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। शॉर्टली आफ्टर हिज अराइवल ही मेक्स अ प्रपोजल ऑफ मैरिज टू एलिजाबेथ। तो वो एलिजाबेथ को प्रपोज कर देते हैं शादी के लिए, ठीक है। सी टर्न हिम डाउन, वो मना कर देती है और उनके प्राइड को थोड़ी सी चोट लगती है, मतलब उनका जो अभिमान है वो थोड़ा सा टूट जाता है। इसके बाद में क्या होता है, मीन वाइल द बेनेट गर्ल्स हैव बिकम फ्रेंडली विद मिलिट्री ऑफिसर स्टैंड इन अ नियर बाई टाउन, अमॉन्ग देम इज बिकम। यानी कि कुछ मिलिट्री ऑफिसर आए हुए थे, उन मिलिट्री ऑफिसर्स में सभी के साथ में जो बेनेट सिस्टर थी वो काफी ज्यादा फ्रेंडली हुई, और उन्हीं में एक ऑफिसर था जिसका नाम था विक्रम, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ये काफी हैंडसम यंग सोल्जर था, हु इज फ्रेंडली टुवर्ड एलिजाबेथ। ये भी एलिजाबेथ के प्रति काफी ज्यादा अट्रैक्टेड था, फ्रेंडली था, एंड टेल्स हर हाउ डार्सी क्रूअली चीटेड हिम आउट ऑफ एन इनहेरिटेंस। अब देखिएगा, यहां से कहानी और बढ़ती है। एलिजाबेथ बेनेट और डार्सी के बीच में एक मतभेद तब हो गया था जब डार्सी ने एलिजाबेथ से डांस करने के लिए पूछा, ठीक है। सॉरी, एलिजाबेथ ने डार्सी से डांस करने के लिए पूछा, डार्सी ने मना कर दिया। तो एक मतभेद तो यहां हुआ कि डार्सी एरोगेंट टाइप का कैंडिडेट है, ठीक है। दूसरा जो उसका प्रेजुडिस था वो बढ़ने का रीजन ये था कि जब ये इन आर्मी ऑफिसर से, मिलिट्री ऑफिसर से मिली, तो जो बिखम नाम का जो मिलिट्री ऑफिसर था, यंग सोल्जर था, इसने एलिजाबेथ को कुछ ऐसी चीजें बताई जिससे एलिजाबेथ मिस्टर डार्सी के प्रति और ज्यादा अलग तरीके की फीलिंग्स रखना स्टार्ट की। उन्होंने बताया कि डार्सी ने किस तरीके से उसको प्रॉपर्टी से बेदखल किया, ठीक है। उसको जो हिस्सा मिलना चाहिए था वो नहीं दिया, मतलब डार्सी ने बिखम को किस तरीके से चीट किया, ये सारी चीजें बताएं। तो एलिजाबेथ के मन में लगा कि डार्सी वाकई में बेकार आदमी है, तो बहुत ही एरोगेंट के साथ साथ में चीटर भी है। सो एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर, जब विंटर की शुरुआत होती है, चार्ल्स बिंगलेस एंड डार्सी लीव नीदरफील्ड। तो चार्ल्स बिंगले तो आपको पता ही है डार्सी का क्लोज फ्रेंड है, तो डार्सी के साथ में बिंगले और दोनों लोग नीदरफील्ड के लिए चलते हैं एंड रिटर्न टू लंदन। इसके बाद में वो लंदन चले जाते हैं, ठीक है। अब यहां से समझिएगा, क्योंकि जेन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जेन जो एलिजाबेथ की सिस्टर है वो चार्ल्स बिंगले को पसंद करती है। अब बिंगले और डार्सी यहां से चले जाते हैं लंदन के लिए। एलिजाबेथ को ऐसा लगता है कि जो डार्सी है वो चार्ल्स बिंगले को अपने साथ लेके जा रहा है, जिसके कारण जेन और बिंगले की शादी नहीं हो पा रही है। जबकि जेन बिंगले को पसंद करती थी, चार्ल्स बिंगले भी जेन को पसंद करता था, लेकिन डार्सी चार्ल्स बिंगले को अपने साथ ले जा रहा है, जिसके कारण इन दोनों को अलग होना पड़ रहा है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर चार्ल्स बिंगलेस एंड डार्सी लीव नीदरफील्ड एंड रिटर्न टू लंदन मच टू जेन्स डिसमे। यानी कि जेन को काफी ज्यादा बुरा लगा, उसके बावजूद भी ये लोग यहां से चले जाते हैं। A further shock arrives with the news that Mr. Collins has become engaged to Charlotte Lucas. अब मिस्टर कॉलिंस जो एलिजाबेथ के लिए प्रपोजल लेके आए थे, उनकी शादी किससे हो जाती है, शार्लोट ल्यूकस से। शार्लोट ल्यूकस कौन है, एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है। ध्यान दीजिएगा, एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है। अब किसी से कोई शादी करना चाहे और वो ठुकरा दे तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसकी शादी नहीं हो, वो किसी और से शादी करेगा। तो जो मिस्टर ल्यूकस थे वो जो शार्लोट ल्यूकस है उसकी शादी हो जाती है, ठीक है ना। एंड एलिजाबेथ की ये बेस्ट फ्रेंड होती है। एंड द पुअर डॉटर ऑफ लोकल नाइट, काफी गरीब होती है।
तो शार्लोट एक्सप्लेन टू एलिजाबेथ दैट शी इज गेटिंग ओल्डर एंड नीड्स द मैच फॉर फाइनेंशियल रीजन। उसने ये कहा कि मैं काफी ज्यादा अब बड़ी होती जा रही हूँ और उम्र भी हो गई है, जिसके कारण मुझको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए शादी करना जरूरी है, इसके कारण मैंने मिस्टर कॉलिंस से शादी कर ली है। तो शार्लोट एंड मिस्टर कॉलिंस गेट मैरिड एंड एलिजाबेथ प्रोमिसेस टू विजिट देम। एलिजाबेथ बेनेट उससे कहते ठीक है तुम लोगों ने शादी कर ली, अच्छी बात है, मैं तुम लोगों से मिलने आऊंगी तुम्हारे नए घर पे। तो विंटर की शुरुआत में एज विंटर प्रोग्रेसेस जेन विजिट द सिटी टू सी फ्रेंड्स होपिंग आल्सो दैट शी माइट सी मिस्टर बिंगली। देखिए समझिएगा मेरी बात को, जो जेन है, जेन इन लोगों से मिलने के लिए जाती है शार्लोट लूकस से, ठीक है ना, और मिस्टर कॉलिंस से। साथ में उसकी एक उम्मीद ये है कि वहां पर वो चार्ल्स बिंगले से भी मिल लेगी, इसलिए वो जाती है। हाउएवर मिस बिंगले विजिट्स हर एंड बिहेव रूडली। तो मैंने आपको बताया कि जो चार्ल्स बिंगले की सिस्टर है वो इसको नापसंद करती है जेन को। जेन को क्यों नापसंद करती है? क्योंकि जेन की जो सिस्टर है एलिजाबेथ, वो डार्सी से थोड़ी सी अटैच इसको दिखाई देती है मिस बिंगले को। इसके कारण वो एलिजाबेथ की सिस्टर होने के नाते जेन को भी नापसंद करती है, इसीलिए वो जेन और मिस्टर बिंगले को एक नहीं होना देनी चाहती, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इसकी बहन ने और डार्सी को फंसा लिया है। ठीक है, तो मिस बिंगले विजिट्स हर, इसकी मुलाकात जेन की मिस बिंगले से होती है और ये इसके साथ में काफी ज्यादा रूड बिहेव करती है। किसके साथ? जेन के साथ। कौन? मिस बिंगले। वाइल मिस्टर बिंगले फेल्स टू विजिट हर, और मिस्टर बिंगले की इससे मुलाकात हो ही नहीं पाती। तो मिस्टर बिंगले को पता ही नहीं पड़ता कि क्या हो गया बीच बीच में, ठीक है, और मिस बिंगले है क्या इसकी इंसल्ट कर देती है। ठीक है, द मैरिज प्रोस्पेक्टस ऑफ बेनेट गर्ल्स अपीयर ब्लीक। अब यहाँ पर जो मैरिज प्रपोजल है, यानी कि जेन की जो ख्वाहिश थी कि वो चार्ल्स बिंगले को आके प्रपोज करेगी, वो टूट जाती है, मतलब सपने पर पानी फिर जाता है इनकी सिस्टर के कारण, मिस बिंगले के कारण। आगे क्या होता है कहानी में, दैट स्प्रिंग, यानी कि उसी बसंत की ऋतु में एलिजाबेथ विजिट शार्लोट। अब एलिजाबेथ बेनेट शार्लोट लूकस से मिलने के लिए पहुंचती है, जिनकी अभी अभी शादी हुई है। हु नाउ लिव्स नियर द होम ऑफ मिस्टर कॉलिंस, जो कि मिस्टर कॉलिंस के पेट्रोन के पास में रहते हैं, ठीक है ना, लेडी कैथरीन डी बोरो के पास। कौन कौन रहते हैं? शार्लोट लूकस और मिस्टर कॉलिंस। ठीक है, हु इज आल्सो डार्सीज आंट। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि लेडी कैथरीन डिबोरा कौन है? डार्सी की आंट भी है। तो डार्सी कॉल्स ऑन लेडी कैथरीन, डार्सी लेडी कैथरीन को बुलाने के लिए आता है एंड एनकाउंटर्स एलिजाबेथ। वहीं उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से फिर से हो जाती है। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सिर्फ पहली मुलाकात में डार्सी ने मना किया था एलिजाबेथ से डांस करने के लिए। बाकी उसके बाद में वो जब जब मिला एलिजाबेथ के साथ, तब तब उसके साथ में मोर अट्रैक्टिव होता चला गया। लेकिन एलिजाबेथ के अंदर क्या था कि ये एरोगेंट टाइप का कैंडिडेट है, लेकिन डार्सी की फीलिंग और ज्यादा तेज हो रही है उसके प्रति जब वो फिर से वो एनकाउंटर करता है एलिजाबेथ के साथ। ठीक है, अब एलिजाबेथ तो मिस्टर कॉलिंस और शार्लोट से मिलने आई है जहां पर वो रह रही हैं। अब मिस्टर कॉलिंस और एलिजाबेथ कहाँ रह रहे हैं? ये लेडी कैथरीन के पास में रह रहे हैं। लेडी कैथरीन कौन है? तो वो मिस्टर डार्सी की आंट है। डार्सी अपनी आंट से मिलने के लिए आता है, वहीं एलिजाबेथ उससे मिलती है। अब उसको पता पड़ता है कि एलिजाबेथ तो यहीं पर है, तो इसके कारण वो बार बार वहां पर विजिट करने के लिए आ रहा है। किसके घर पे? कॉलिंस के घर पे। ठीक है, वेयर शी इज स्टेइंग, सो वन डे ही मेक्स अ शॉकिंग प्रपोजल ऑफ मैरिज। जब उससे नहीं रहा जाता मिस्टर डार्सी से, तो वो उसको प्रपोज कर देता है शादी के लिए। जब रोज रोज देखेगा कोई व्यक्ति तो प्यार तो हो ही जाएगा, तो उससे नहीं रहा गया तो उसने शादी के लिए प्रपोज कर दिया, विच एलिजाबेथ क्विकली रिफ्यूज। लेकिन वो प्रपोजल एलिजाबेथ ने ठुकरा दी, क्योंकि उसके मन में तो यही था कि डार्सी एक जिद्दी एरोगेंट टाइप का कैंडिडेट है जिसने मेरे साथ डांस करने के लिए मना कर दिया था। उसने झटाक सीधे मना कर दिया, भाई मुझे नहीं करनी तेरे साथ शादी। ठीक है, शी टेल्स डार्सी दैट शी कंसीडर्ड हिम एरोगेंट एंड अनप्लीजेंट। वो कहती है मैं तुम्हें एरोगेंट और अनप्लीजेंट बताती हूँ। देन स्कोल्ड हिम फॉर स्टीयरिंग बिंगले। उसके बाद में उसको डांटती भी है, फटकार भी लगाती है कि देखो तुम तो एरोगेंट हो ही, अनप्लीजेंट हो ही, लेकिन तुमने क्या किया, चार्ल्स बिंगले को तुम अपने साथ ले आए, ठीक है,
और मेरी सिस्टर से उसको अलग कर दिया, और साथ ही साथ तुमने क्या किया, विक्रम को जो कि एक सोल्जर है उसकी प्रॉपर्टी से तुमने बेदखल करवा दिया। इतने सारे उसने उस पर एलिगेंसी थोप दी, इतने सारे उस पर आरोप लगा दिए। ठीक है, अब डार्सी ने अपनी कोई सफाई नहीं दी, लेकिन उसके पास एक लेटर छोड़ दिया, एक लेटर छोड़ा। डार्सी लीव्स हर बट शॉर्टली देयर आफ्टर डिलीवर्स अ लेटर टू हर। उस लेटर में उसने क्या लिखा, ही एडमिट्स दैट ही अर्ज्ड बिंगले। उसने कहा कि उसने बिंगले को इसलिए समझाया कि वहां से चलें, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जेन और बिंगले के बीच में जो अट्रैक्शन था वो कुछ खास नहीं था, वो फेक रोमांस था। दैट इज वाई उसने कहा कि जब कोई सीरियसनेस थी ही नहीं तो उनको दूर हो जाना चाहिए। इसलिए चार्ल्स बिंगले और जेन को उन्होंने अलग करवा दिया और वो चार्ल्स बिंगले को अपने साथ में ले आया था। अब उसने बताया कि रही बात बिकम की, तो बिकम ने तुमको जो बताया वो गलत है। बिकम बेसिकली क्या था, द यंग ऑफिसर इज अ लायर, यानी कि बिकम जो है वो एक झूठा किस्म का आदमी है। और रियल कॉज उसका ये है कि उसको प्रॉपर्टी से बेदखल इसलिए किया गया क्योंकि जब मेरी सिस्टर यानी कि डार्सी की जो सिस्टर थी जॉर्जिना डार्सी, वो 15 साल की थी, तभी बिकम उसको लेके भाग गया था। इसके कारण उसको प्रॉपर्टी मैंने नहीं दी थी। ये उसने अपना रीजन उसमें यानी कि अपनी सफाई देते हुए वो लेटर उसके पास छोड़ दिया। ठीक, याद रखिएगा। जैसा अक्सर फिल्मों में होता है, हीरो लेटर छोड़ जाता है ना हीरोइन के पास, उसी तरीके से। सो दिस लेटर कॉजेज एलिजाबेथ टू रिवोल्यूट हर फीलिंग्स। जब उसने ये लेटर पढ़ा तो एलिजाबेथ का मन बदला और अपनी फीलिंग्स को उसने बदला। शी रिटर्न्स होम, वो घर आती है, एंड एक्ट्स कोल्डली टुवर्ड विक्रम। अब इस बार उसने क्या किया, जो विक्रम था जिसने उसको झूठी कहानी बताई थी वो उसको डांटती है, उसको कहती है कि तुम तो झूठे हो, मक्कार हो, लायर हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, द मिलिटिया इज लिविंग टाउन विच मेक द यंगर रेदर मैन क्रेजी व्हेन इट गर्ल्स डिस्ट्रॉट। लीडिया मैनेज टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम हर फादर टू स्पेंड द समर विद एन ओल्ड कॉलोन इन ब्राइटन वियर बिकम्स। देखिए होता क्या है कि जो लीडिया है वो थोड़ी सी खुले स्वभाव की है, हंसी मजाक करने वाली है। तो वो अपने फादर से कहती है कि मैं समर वेकेशन पे जाना चाहती हूँ ब्राइटन में एक कॉलन के साथ। ठीक है, वहीं पर कौन था, वहीं पर बिकम था, बिकम की रेजिमेंट थी। वेयर बिकम्स रेजिमेंट विल बी स्टेशन। सो विद द अराइवल ऑफ जून एलिजाबेथ गोज ऑन अनदर जर्नी। वो उधर चली जाती है और जो एलिजाबेथ है वो किसी दूसरी जगह पर जाती है। दिस टाइम विद द गार्डनर्स, इस समय वो किसके साथ जाती है, गार्डनर के साथ में, हु आर रिलेटिव ऑफ द बेनेट्स, जो बेनेट फैमिली के रिलेटिव होते हैं। एंड द ट्रिप टेक्स हर टू द नॉर्थ की साइड में वो ट्रिप होती है, नॉर्थ की साइड में जाते हैं ये लोग, टू द नाइबरहुड ऑफ पेम्बरली डार्सी स्टेट। अब ध्यान दीजिएगा, एलिजाबेथ जहां पर गई है वो स्टेट किसके पास है, जहां पर डार्सी की जगह है, यानी कि डार्सी की जो प्रॉपर्टी है पेम्बरली में उसी के पास में वो जा रही है। शी विजिट पेम्बरली, पेम्बरली में जब वो गई, आफ्टर मेकिंग श्योर दैट डार्सी इज अवे, उसको पता था कि पेम्बरली के पास में, पेम्बरली जो स्टेट है वो डार्सी की है, तो उसको लगा कि ऐसा नहीं हो कि डार्सी कहीं पर हो। तो उसने देखा कि डार्सी कहीं पर नहीं है, तो मेकिंग श्योर दैट डार्सी इज अवे, पक्का करके कि डार्सी वहां पर नहीं है। एंड डिलाइट्स इन द बिल्डिंग एंड ग्राउंड, तो वो वहां पर बनी हुई बिल्डिंग्स, वहां के जो मैदान थे, उन सभी चीजों को देखने के लिए, आनंद उठाने के लिए वहां पे चली जाती है। कहां पर, पेम्बरली में, जो किसकी जगह थी, डार्सी की। वाइल हियरिंग फ्रॉम डार्सी सर्वेंट, जहां पर उसको डार्सी के सर्वेंट मिलते हैं, दैट ही इज अ वंडरफुल जेनरस मास्टर, वे बताते हैं कि हमारा जो मिस्टर डार्सी है वो बहुत ही वंडरफुल और जेनरस तरीके का मास्टर है, बहुत ही अच्छा मास्टर है, अच्छा मालिक है। सडनली डार्सी आ जाता है एंड बिहेव्स कॉर्डियली टुवर्ड हर, लेकिन वो उसके साथ में बहुत ही अच्छा बिहेव करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। मेकिंग नो मेंशन ऑफ हिज प्रपोजल, उसने अपने प्रपोजल का कोई मतलब जिक्र नहीं किया कि तुमने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया था, ये कर दिया था, उसने कुछ नहीं किया। उसने उन दोनों का स्वागत किया, गार्डनर्स का और एलिजाबेथ का। ठीक है ना, दोनों को उन्होंने इनवाइट किया अपनी सिस्टर से मिलने के लिए। ठीक है, अपनी जॉर्जिया डार्सी नाम की जो सिस्टर है उससे मिलने के लिए दोनों को बुलाया।
शॉर्टली देयर आफ्टर हाउएवर अ लेटर अराइव्स फ्रॉम होम टेलिंग, तभी वहां पर क्या होता है, वो लोग मीटिंग कर ही रहे थे अंदर बैठ के, तब तक एक लेटर आता है एलिजाबेथ के पास में कि उनकी जो सबसे छोटी बहन है लीडिया, वो बिकम के साथ में भाग गई है, चली गई है। ठीक है, कहां से चली गई है? उस जहां पर वो टूर पर गई थी वहां से। एंड द कपल इज नाउ वेयर टू फाउंड, और ऐसा माना जाता है कि कपल जो है यानी कि लीडिया और बिकम वो वहीं पर है जहां पर एलिजाबेथ है। So which suggests that they may be living together out of bad luck. Fearful of the disgrace, यानी कि घर की बदनामी के डर से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि एलिजाबेथ को तुरंत ही वहां से भागना पड़ता है। तो मिस्टर गार्डनर और मिसेस बेनेट गो अप टू सर्च, वे दोनों लोग लीडिया को ढूंढने के लिए जाते हैं। एंड बेनेट इवेंचुअली रिटर्न्स होम एम्प्टी हैंडेड, सभी लोग खाली हाथ आते हैं, लीडिया कहीं नहीं मिलती। जस्ट व्हेन ऑल होप सीम्स लॉस्ट, तभी एक लेटर आता है मिस्टर गार्डनर के पास, जिसमें लिखा था द कपल हैज बीन फाउंड एंड दैट विकम हैज एग्रीड टू मैरी लीडिया। उसमें लिखा था कि कपल्स को पकड़ लिया गया है और विकम ने कहा है कि वो लीडिया से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, इन एक्सचेंज फॉर एन एनुअल इनकम, वो चाहता है कि उसको वार्षिक आय दी जाए, वार्षिक इनकम दी जाए, तो वो सबसे छोटी बेटी से शादी कर लेगा जिसके साथ में वो भागा था। सो द बेनेट्स आर कन्विंस्ड, अब बेनेट्स यानी कि उनके जो माता पिता हैं और बाकी जो सिस्टर्स हैं उनको कन्विंस किया गया क्या? बेनेट्स आर कन्विंस्ड दैट मिस्टर गार्डनर हैज पेड ऑफ बिकम, ये बताया गया कि मिस्टर गार्डनर ने क्या किया है, उस बात को, उस शर्त को मंजूर किया है कि उसको एनुअल इनकम दी जाएगी, लेकिन किसी को नहीं पता था। बट एलिजाबेथ लर्न्स दैट द सोर्स ऑफ द मनी एंड ऑफ आवर फैमिली सॉल्वेशन वाज नन देन डार्सी। समझिएगा मेरी बात को, सबसे ये कहा गया कि मिस्टर गार्डनर ने वो पैसा दिया है एनुअल इनकम के लिए, लेकिन हकीकत ये थी, एलिजाबेथ को पता पड़ा कि वो पैसा किसी और ने नहीं, मिस्टर डार्सी ने दिया है, यानी वो कंडीशन जो फुलफिल की है वो डार्सी ने की है। तो एक ये आदत उसकी अच्छी लगी, दूसरी उसके सर्वेंट ने अच्छा बताया, और बाकी का जो पोलाइटनेस था वो भी देखा, इस तरीके से उसका जो विचार था वो बदलता चला गया। सो नाउ मैरिड बिकम एंड लीडिया, दोनों लोग शादी कर चुके होते हैं, दोनों लोग कहां लौटते हैं? लॉन्गबर्न में लौटते हैं। वेयर मिस्टर बेनेट ट्रीट्स देम कोल्डली, जहां पर मिस्टर बेनेट यानी कि उसके पिताजी उसको काफी बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। दे देन डिपार्ट फॉर अ बिकम्स न्यू असाइनमेंट, इसके बाद में बिकम एक नई असाइनमेंट पर चला जाता है नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में। शॉर्टली देयर आफ्टर बिंगले रिटर्न्स, इसके बाद में चार्ल्स बिंगले की वापसी होती है नीदर फील्ड में। ठीक है, दोबारा से वो वापस आता है घूमने के लिए। एंड रिज्यूम्स हिज कोर्टशिप ऑफ जेन, इसके बाद में वो जेन के साथ में अपनी जो फ्रेंडशिप है उसको फिर दोबारा से कर लेता है, यानी कि चार्ल्स बिंगले और जेन के बीच में फिर से अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया और वो लव अफेयर में फिर से चेंज हो गया। डार्सी गोज टू स्टे विद हिम एंड पेज विजिट टू द बेनेट्स बट मेक नो मेंशन ऑफ हिज डिजायर टू मैरी। इस बार फिर से जो डार्सी है वो अपने फ्रेंड को देखने के लिए जाता है नीदरफील्ड में, लेकिन इस बार वो कोई मेंशन नहीं करता कि वो किससे शादी करेगा किससे नहीं करेगा, उसे कोई मतलब नहीं है, बस अपने फ्रेंड से मिलने के लिए वो जा रहा है। ठीक है, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए घूमने के लिए जा रहा है। इस बार उसके मन में कोई भी चीज नहीं है कि वो एलिजाबेथ से शादी करेगा या उसने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया वगैरह वगैरह। ठीक, तो बिंगले ऑन द अदर हैंड प्रेजेस हिज सूट एंड प्रपोज टू जेन, बिंगले क्या करता है, वो जेन को प्रपोज कर देता है टू द डिलाइट ऑफ एवरीवन बट बिंगलेज हॉटी सिस्टर, यानी कि चार्ल्स बिंगले की जो सिस्टर है मिस बिंगले, उसको अच्छा नहीं लगता, बाकी सभी लोगों को अच्छा लगता है कि जेन को उसने प्रपोज कर दिया है। ठीक है, और जेन मान भी जाती है, प्रपोज को एक्सेप्ट भी कर लेती है। व्हाइल द फैमिली सेलिब्रेट्स लीडिया कैथरीन डिबोरा पे अ विजिट, जब पूरी फैमिली खुशी मना रही होती है दोनों चीजों पर, तभी लेडी कैथरीन डिबोरा, ये कौन है, कौन है ये है आपके जो डार्सी है, डार्सी की आंट है। ठीक है, तो वो आती है, उसको पता पड़ता है विजिट टू लॉन्गबर्न, और उसको पता पड़ता है कि कहीं ना कहीं जो एलिजाबेथ बेनेट है वो डार्सी से अट्रैक्टेड है और डार्सी भी एलिजाबेथ के प्रति अट्रैक्टेड है, तो वो उससे ये कहने आती है कि तुम किसी भी तरीके से डार्सी के प्रपोजल को एक्सेप्ट मत कर लेना। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। तो लेडी कैथरीन डी बोरा पेज अ विजिट टू लॉन्गबर्न
सी कॉर्नर, वो उसको एलिजाबेथ को कोने में ले जाती है, एंड से दैट, और उसको बताती है कि सी हैज हर्ड दैट, उसने सुना है कि डार्सी यानी कि उसका नेफ्यू, किसका नेफ्यू, लेडी कैथरीन का नेफ्यू, इज प्लानिंग टू मैरी हर, वो प्लान कर रहा है कि एलिजाबेथ से शादी करेगा। सिंस शी कंसीडर्ड अ बेनेट एन अनसूटेबल मैच, और वो ये कहती है कि जहां तक मेरा मानना है, मतलब किसका, लेडी कैथरीन का मानना है, मैं पूरी बेनेट फैमिली को ही अनसूटेबल मानती हूँ डार्सी के लिए। तो इसलिए लेडी कैथरीन डिमांड्स, वो डिमांड करती है किससे, एलिजाबेथ बेनेट से, इस चीज के लिए कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम डार्सी को रिफ्यूज कर दोगी, कि तुम उससे शादी नहीं करोगी। एलिजाबेथ स्प्राइडेडली रिफ्यूज, एलिजाबेथ फटकार देती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कैसे कह दूंगी मैं। सेइंग शी इज नॉट एंगेज टू डार्सी, उसने कहा कि अभी तो मेरी उससे शादी हुई ही नहीं है, बट शी विल नॉट प्रॉमिस एनीथिंग, लेकिन वो इस चीज का पूरा पक्का भरोसा नहीं दे सकती कि वो मना करेगी उससे अगर उसने ऐसा किया तो, ठीक है ना, अपनी हैप्पीनेस को छोड़ के वो क्या करेगी ये इसके लिए प्रॉमिस नहीं कर सकती। अ लिटिल लेटर एलिजाबेथ एंड डार्सी गो आउट walking together, and he tells her that his feeling have not altered, वो जब घूमने के लिए जाते हैं बाहर तो वो बताता है कि उस स्प्रिंग से जब वो मिले थे, जहां पर उसने पहली बार प्रपोज किया था, तब से अब तक उसकी फीलिंग्स में कोई बदलाव नहीं है, वो उसको तब भी पसंद करता था, उसको अब भी पसंद करता है, और वो फिर से पूछता है कि तुम क्या मुझसे शादी करोगी। तो सी टेंडरली एक्सेप्ट हिज प्रपोजल एंड बोथ जेन एंड एलिजाबेथ आर मैरिड, ठीक है, यानी कि जेन की भी शादी हो जाती है चार्ल्स बिंगले के साथ में, एलिजाबेथ की शादी भी हो जाती है किसके साथ में, डार्सी के साथ में, ठीक है भाई। तो ये हमारी नोवेल की कहानी थी, बड़ी ही सिंपल, इसमें जितनी भी चीजें थी वो शादी से संबंधित थी, बाकी इसमें कोई भी दूसरा कॉम्प्लेक्स प्लॉट नहीं है। आई थिंक कहानी आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी, और कहानी की बात करें तो 15-20 लाइन में पूरी कहानी आपकी फिनिश हो जाती है, ठीक है।